हेलो एंड वेलकम टू माय एकेडमी। पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। आज इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। टॉपिक, इफ़ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर ऑलरेडी सो यू माइट बी अवेयर, वो है गवर्नर का रोल। गवर्नर्स के बीच में हमारे अभी रिसेंट टाइम में अलग अलग स्टेट्स में इशू चल ही रहे हैं, बी इट केरला, बी इट वेस्ट बंगाल और रिसेंटली इन तमिलनाडु। गवर्नर के रोल को कुछ लोग समझ रहे हैं कि पॉलिटिसाइज्ड हो रहा है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो रहा है गवर्नर के द्वारा, राइट। अभी तमिलनाडु में रिसेंटली क्या हुआ कि गवर्नर जो थे वहाँ के RN रवि, उन्होंने जो तमिलनाडु के मिनिस्टर थे सेंथिल बालाजी, उनको डिसमिस कर दिया। बाद में उन्होंने हालांकि ये ऑर्डर वापस ले लिया, बट यहाँ से इशू अराइज हुआ कि इस गवर्नमेंट इज हैविंग द पावर टू डिसमिस एनी मिनिस्टर, राइट। गवर्नर को क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी पावर है या कैन ही एक्ट एट हिज डिस्क्रिशन टू डिसमिस एनी मिनिस्टर। तो यहाँ पे आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वी विल नॉट डिस्कस एनी फैक्चुअल पार्ट ऑफ गवर्नर, जो आप किसी भी बुक लाइक लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं, जिसमें कि गवर्नर किस आर्टिकल से अपॉइंट होता है, ठीक है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और सारी चीज़ें वो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आज हम वीडियो में डील करेंगे, वी विल डील अबाउट द इशू रहेगा फर्स्ट थिंग कि प्लेजर डॉक्ट्राइन, कि क्या गवर्नर अपने प्लेजर से कुछ कर सकता है, और डिस्क्रिशन पावर, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि अदर्स इशू क्या है और वे हेड क्या है। ऑल्सो वी विल सी द डिफरेंट कमीशंस हु हैव acknowledge that there is a problem in the role of governor, that how is being appointed, और उसने क्या क्या चीज़ें recommend की हैं उन commissions ने, that we also see. So basically this video is for our understanding the role of governor and particular issue involved, right? So let's begin. This I have explained you already that what is their the problem. तो तमिलनाडु के बारे में बात करें तो अभी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो MK स्टालिन है, जो रूलिंग पार्टी है दैट इज DMK, राइट। एंड मैंने आपको बताया था कि यू नीड टू सी द मैप ऑल्सो, प्रैक्टिस विच यू हैव टू डेवलप, बट वेन एवर एनी place is there in the news, be it national or international place, so you need to have develop a habit जहाँ पे आप जाके उसका वीडियो, उसका मैप देखें और मैप के थोड़ा एनालिसिस करें कि what are the neighboring states of तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के neighboring states देखिए, लोकेशन देखिए, if it is located to any कोस्टल एरिया तो वो देखिए आप कहाँ से, कौन सा कोस्ट, मालाबार कोस्ट है, कोस्टल कोंकण कोस्ट है, ये सारी चीज़ें एनालिसिस कीजिए। सो यू डोंट हैव टू प्रिपेयर फॉर सेपरेटली इफ यू विल फॉलो दिस थिंग विच आई हैव टोल्ड यू, राइट। तो ये आप खुद देख लेना। तो इशू आपको समझ में आ गया कि गवर्नर ने एक यूनिलैटरल डिसीजन लिया विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड लेटर ऑन ही हैज दैट गवर्नर हैज पुट हिज ऑर्डर इन अबेयंस, राइट। अब यहाँ पे बात क्या हो गई कि ठीक है ऐसा कर तो लिया, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन भी हम देख लेते हैं कि जो गवर्नर है वो आर्टिकल 155 के द्वारा अपॉइंट होता है और उसको रोल दिया गया है कि ही विल बी वर्क एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, राइट, और ऑल्सो वर्क एज अ लिंकिंग पॉइंट, ज्वाइनिंग पॉइंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में जो एक पॉइंट होगा, अगर सेंटर को कुछ पूछना है तो अगर मान लीजिए सेंटर में अभी बीजेपी की पावर है, कहीं पे तमिलनाडु में DMK की है, तो DMK मतलब उनकी पार्टी का नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कुछ जानकारी लेना है तो वो किससे, गवर्नर से ले सकते हैं। अच्छा, अपॉइंट कैसे होता है, तो गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, राइट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करने का मतलब आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम पता होगा कि प्रेसिडेंट कोई भी एक्ट खुद से नहीं करता, ही वर्क्स एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो मतलब उसको मिनिस्टर्स या प्रधानमंत्री एडवाइस करते हैं कि इसको आप गवर्नर अपॉइंट कर दीजिए, इस पर्सन को। तो वो पर्सन मतलब कि सेंटर की चॉइस का व्यक्ति गवर्नर अपॉइंट हुआ, है ना, सिंपल सी बात हो गई यहाँ पे। और कभी भी गवर्नर हटाया जा सकता है। ओनली जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिफिकेशन मेंशन है वो ये है कि ही शुड बी 35 ईयर्स ऑफ एज एंड मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया,
राइट। इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं की गई है। और ये भी बात आपको पता ही होगी ऑब्वियसली, फिर भी मैं बता देता हूँ कि गवर्नर डायरेक्टली जो है नहीं सेलेक्ट होता, कि उसके लिए वोटिंग नहीं होती। प्रिंसिपल्स के लिए, प्रेसिडेंट के लिए तो वोटिंग होती है, अलग सिस्टम है, एमएलएज और एमपीज वोट करते हैं, उनका अलग अलग वेटेज होता है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जो गवर्नर है उनका ऐसा कोई वोटिंग कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, दे आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ, राइट। तो ये चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गवर्नर का रोल क्या है। तो रोल तो मैंने वही बताया कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट टू द स्टेट, ठीक है। और गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, और वेरियस फंक्शन जो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ने दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो करते हैं। कौन कौन से फंक्शन है, जैसे देखिए आप फंक्शन, अगर हम इसको सेग्रीगेट करें तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, डिस्क्रिशनरी एंड फाइनली पार्डनिंग पावर, ऐसे करके हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस मिनिस्टर्स, देयर इज अ प्रोसेस है ना, कैसे अपॉइंटमेंट करना है, मतलब उसकी सील, उसका वारंट जो होगा तभी कोई सीएम कहलाएगा। सेकेंड इज लेजिस्लेटिव फंक्शन, कोई भी बिल अगर गवर्नर के पास आता है, ठीक, बिल कैसे आएगा आप देखिए, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप सेंटर समझिए, सेंटर में क्या है कि वी हैव पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हैज टू हाउस, वन इज लोकसभा एंड अनदर वन इज राज्यसभा। लोकसभा है लोअर हाउस, राज्यसभा है अपर हाउस। बिल कहीं से भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, दोनों हाउस से पास होगा, पास होने के बाद जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उस पर असेंट दे देता है तो वो बिल एक्ट बन जाता है, ठीक। तो ये तो एकदम फिक्स सिस्टम हो गया। लेकिन स्टेट्स में, हमारे यहाँ सारे स्टेट्स में दो हाउस नहीं है। जहाँ दो हाउस होते हैं, अगर सेंटर में दो हाउस है तो उसको हम बोलते हैं बाई कैमरलिज्म, ठीक है। लेकिन स्टेट में सब जगह दो हाउस नहीं है। स्टेट में क्या होता है, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। सिर्फ 6-7 स्टेट्स हैं, वो कौन से स्टेट्स हैं आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, जहां पे दो हाउस है, ठीक है। तो वो जो एमएलसी होते हैं, जैसे कि राज्यसभा के मेंबर डायरेक्टली पीपल उनको इलेक्ट नहीं करते, है ना, उनको इलेक्ट करने का अलग सिस्टम है। वैसे ही जो एमएलए तो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, एमएलसी डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होते। तो अगर जहां पे दो हाउस है वहां पे लॉ कैसे बनेगा कि किसी भी हाउस से पास हुआ, मान लीजिए ओरिजिन हुआ, मान लीजिए एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली से हुआ, फिर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास गया, उसके पास गवर्नर के पास गया, ठीक। अलग अलग पूरा प्रोसेस दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। फिर गवर्नर चाहे तो उसको असेंट दे सकता है और नहीं चाहे तो उसको प्रेसिडेंट के लिए भेज सकता है। जहां पे सिर्फ एक ही हाउस है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वो डायरेक्ट गवर्नर के पास जाएगा। तो ये गवर्नर का लेजिस्लेटिव फंक्शन हो गया। तो नेक्स्ट आता है डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब ये होता है कि गवर्नर अपने मन से क्या कर सकता है, ठीक है। तो दो टाइप की डिस्क्रिशनरी होती है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया गया हो कि इफ दिस सिचुएशन अराइजेस सो इट्स अप टू द गवर्नर दैट ही कैन टेक सो एंड सो डिसीजन, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी हो गई। दूसरी होती है कि सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी, कि कौन से डिस्क्रिशनरी किस सिचुएशन में गवर्नर क्या कर सकता है। तो ऐसे 3 ही सिचुएशन है, जो कि मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड्स में जो आएंगी वो अलग से डील करूंगा, ठीक। और फिर अलग फंक्शन होते हैं गवर्नर की, पूरा डिटेल में फंक्शन लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है कि मान लीजिए किसी को कोई सजा हो गई तो उसको पार्डनिंग पावर भी होती है। यहाँ पे भी गवर्नर वर्क्स एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑफ गवर्नर हो गया। थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझने के लिए ये चीजें मैंने आपसे डिस्कस की। अब आगे देखिए pleasure doctrine. This is very important because whatever decision was taken by the Tamil Nadu governor R.N. Ravi, ना उन्होंने अगर कोई डिसीजन लिया तो सबसे पहले तो उन्होंने अपना व्यू पॉइंट बताया। उन्होंने बोला वो व्यू पॉइंट, और एक बहुत फेमस गवर्नर है केरला के, ठीक है, आपको पता होगा उनका नाम, वो भी ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड सो मच इंथुजियास्ट। बहुत सारे एक्ट्स वो लेते हैं और उनका पूरा जस्टिफिकेशन है। बहुत जो भी गवर्नर्स होते हैं ऐसे नहीं है कि दे आर हाईली नॉलेजेबल पर्सन, वास्ट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो हम उस डिबेट में नहीं जा रहे हैं कि पर्सन ने किया या नहीं किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या किया जा सकता है हम वो देख रहे हैं, ठीक। तो R.N. रवि ने डिसमिस कर दिया सेंथिल बालाजी को, ठीक। अब क्या ये डिसमिस करने का पावर था कि नहीं, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आ जाता है प्लेजर डॉक्ट्रिन। इसको आप समझिए। तो सबसे पहले क्या है, इसकी ओरिजिन समझिए कि इंग्लिश कॉमन लॉ से प्लेजर डॉक्ट्रिन
स्टार्ट हुआ, ओरिजिन हुआ, है ना। और ये क्या है इसका मतलब कि क्राउन्स अथॉरिटी टू टर्मिनेट सर्विस एट एनी टाइम। क्राउन्स जो वहाँ की क्वीन होती है, मतलब है ना, सब ब्रिटिश में आपको पता है सिस्टम, एलिजाबेथ ही सब कुछ है, उन्हीं के नाम पे होता है जो भी डिसीजन वगैरह होता है। तो मतलब क्राउन प्रिंस प्रिंसेस जो भी बैठे वहाँ पे, तो जो भी मतलब वो जिसको चाहे सर्विस से हटा सकती है एट हर और हिज प्लेजर, जिस जब मन करे तब हटा सकते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी 2-3 जगह है, जैसे कि आर्टिकल 310 है, जिसमें कि जो भी सिविल सर्विसेज वगैरह सिविल सर्वेंट अपॉइंट होते हैं उनको लिखा जाता है कि प्रेसिडेंट कभी भी अपने प्लेजर से हटाए जा सकते हैं। प्रोसेस है, पूरा लॉज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर करने के लिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है। दूसरा, अब हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर के कंटेक्स्ट में ही देखेंगे कि प्लेजर डॉक्ट्रिन क्या है। तो एक तो है आर्टिकल 163, ठीक, इसमें ये कहता है आर्टिकल 163 कि गवर्नर शैल एक्ट एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नर, ठीक है। और वहीं दूसरा गवर्नर आर्टिकल 164 बोलता है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर्स हैं स्टेट के, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ठीक है। यहाँ से प्रॉब्लम आ जाती है कि आर्टिकल 164 ने बोल दिया कि भाई चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर हैं प्लेजर ऑफ द गवर्नर से अपॉइंट किए जा सकते हैं, मतलब जब भी गवर्नर चाहे उसको हटा भी सकता है और नहीं भी हटा सकता, ठीक है। लेकिन वहीं आर्टिकल 163 भी बोलता है कि भाई गवर्नर जो है वो एड एंड एडवाइस के हिसाब से ही काम करेगा, जो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे वही काम करेगा। तो क्या बात सही है, ठीक। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी हमारा इतना बड़ा वास्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना दिया गया, ठीक है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले का क्या मकसद था, कोई भी आर्टिकल इंक्लूड करते वक्त वो हमको कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है, ठीक है, उसके इंटरप्रिटेशन में कि वो क्या कहना चाहता था। कोई भी आर्टिकल, मैंने आपको पीछे भी बताया है कुछ वीडियोस में कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो बहुत लेंथ में ब्रेड्थ में डिस्कस करते थे, देन ओनली आफ्टर पुटिंग दैट टॉपिक ऑन वोटिंग के बाद ही वो डिसीजन लिया करते थे, ठीक है। और फिर वो उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा था, ठीक। तो ये चीजें आई। अब इसमें जब भी कंफ्यूजन होता है तो मैटर गोज टू सुप्रीम कोर्ट। दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज कस्टोडियन ऑफ व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कहा जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट फिर आर्ग्यूमेंट सुनती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स पढ़ती है, देखती है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को जो लगता है कि व्हाट इज द रियल नेचर, लोग क्या कहना चाहते थे, इसका क्या मतलब है, वो चीज फिर इंटरप्रेट करती है। तो इसमें जो कंफ्यूजन था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट ऑलरेडी दे दिया है, वो मैं बता देता हूँ, वे बैक बहुत पहले दे दिया है। कब? 2 केस हम लोग डिस्कस करेंगे, 3 केस हैं लेकिन 2 केस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो शमशेर सिंह केस, दिस इज वेरी फेमस केस, ऑफन कोटेड बाय जो भी एडवोकेट करते हैं गवर्नर के रोल पे कोट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में इस केस में 7 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सेटअप हुई थी, ठीक है, 7 जज की। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब समझा देता हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चीज़ जाती है तो एक तो नॉर्मल चीज हो सकती है, कोई भी डिस्प्यूट वगैरह कुछ भी हो गया, और दूसरा हो गया समथिंग रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक नॉर्मल चीज जब होगी कोई होगी, उसके लिए बेंच सेटअप होगी, तो उसको तो कोई ऐसा सच जनरल बेंच कोई ऐसा नाम नहीं है, ठीक। लेकिन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था, ठीक है, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, तो उसको सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो जस्टिस जो लोग बैठते हैं, है ना, उसको हेयर करने के लिए, हेयरिंग के लिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब दे आर डीलिंग कॉन्स्टिट्यूशन हियर, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हियर। अब देखिए, अब इसमें आप देखोगे कि जज का जो नंबर्स है वो हमेशा ऑड में होता है, 3, 5, 7, 9, अगर मैक्सिमम 11 भी होता है। वैसे 9 तक तो मतलब बहुत बड़ी बेंच कहलाएगी, ठीक है। तो ये क्यों ऑड में होता है, ऑड नंबर्स में? इसका रीजन ये है कि एक हम कॉन्क्रीट जजमेंट पे पहुंच सकें, ठीक। देखिए, अगर मान लीजिए 4 होते तो 2 अगर कह रहे होते कि ये सही है ये गलत, तो हम डिसीजन पे पहुंच ही नहीं पाते। 2 सही कह रहे हैं, 2 गलत कह रहे हैं, लेकिन हमने 5 रख दिया तो एक तो सही गलत कहेगा तो मेजॉरिटी हो जाएगी 3-2 की, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऑड बेंच सेटअप की जाती है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई आप देखिए, सब कुछ बोला, और उन्होंने बोला कि गवर्नर को जो है, इसने बोला कि सुप्रीम कोर्ट सेड दैट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर
कस्टोडियन ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव एंड अदर पावर अंडर वेरियस आर्टिकल्स, जो भी उनको पावर दिए गए हैं, ठीक है, वेरियस आर्टिकल्स में, shall exercise their formal constitutional power only upon and in accordance with the advice of their ministers। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई जो भी पावर आपको दिए गए हैं आप एडवाइस ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से ही काम करोगे, खुद से नहीं कर सकते। ठीक, तो इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया कि जो भी पावर आपको दिया गया है वो आप मिनिस्टर्स के एडवाइस से ही काम करोगे। दूसरा एक केस आया नाबाम रेबिया एनडीटीसी वर्सेस दिस केस। तो यहाँ पे ये केस तो इम्पोर्टेंट है जो भी है, इसमें मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो वर्डिंग्स ऑफ बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो उन्होंने गवर्नर और प्लेजर और वर्किंग एट हिज विल के बारे में क्या कहा था, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था कि द गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो फंक्शन विच ही कैन डिस्चार्ज बाय हिमसेल्फ। ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो गवर्नर खुद डिस्चार्ज कर सके, नो फंक्शन एट ऑल। ही हैज एम्फसाइज्ड इट हियर आल्सो कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। While he has no function, he has certain duties to perform and the house will do well to bear in mind this distinction। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपनी मर्जी से कर सके, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ ड्यूटीज हैं, और वो चीज हाउस को समझना पड़ेगा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो ही कैन एडवाइस टू द सेंटर और फिर प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा एज पर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक है कि एडवाइस करना, दूसरा टू कॉल अपॉन द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी ड्यूरिंग हंग असेंबली। हंग असेंबली का क्या मतलब होता है कि जब मान लीजिए चुनाव होता है, आपको पता है इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का रिजल्ट आया, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी दे पार्टिसिपेट, और जो गवर्नमेंट किसकी बनती है, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी। अगर 200 सीट है तो आपको गवर्नमेंट बनाने के लिए 101 सीट लानी पड़ेगी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मेजॉरिटी। बट मान लीजिए कि पार्टी ए बीजेपी ने 60 लाया, ठीक है, कांग्रेस ने 30 लाई मान लीजिए, ठीक है, किसी और ने, आम आदमी पार्टी ने 20 सीट्स लाए, तो नो पार्टी इज हैविंग मेजॉरिटी, सो दिस इज नोन एज हंग असेंबली। तो इसमें गवर्नर के पास क्या डिस्क्रिशनरी है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुला ले, कि लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी, कि भाई आप लोगों से बातचीत कीजिए, अपना जो भी है गठबंधन बनाइए और यू प्रूव योर मेजॉरिटी। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मेजॉरिटी है वो फ्लोर में ही टेस्ट करना है, ऐसे नहीं कि गवर्नर के हाउस में बोल दिया जाए, नहीं, फ्लोर में सब लोग वोटिंग करेंगे। और तीसरी सिचुएशन है गिविंग असेंट टू द बिल टू द सेंट प्रेसिडेंट और गिव असेंट। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था व्हाइल वी वर डिस्कसिंग लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर, दैट गवर्नर के पास कोई भी बिल आता है तो उसके पास या तो उसको असेंट दे के पास कर दे, रिजेक्ट कर दे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, या फिर वो चाहे तो फर्दर कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास भेज दे। तो ये भी एक उसकी डिस्क्रिशनरी पावर हो गई। तो ये 3 डिस्क्रिशनरी पावर है। उसके अलावा मिनिस्टर को बर्खास्त करना, चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करना, सरकार गिराना, इट्स नॉट अप टू द हैंड्स ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर कुछ किया गया है, हालांकि वो ऑर्डर उन्होंने वापस ले लिया है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, ये चीज आप समझिए। फिर इसके बाद कुछ अदर इश्यूज भी हैं जो हमेशा न्यूज में आते रहते हैं गवर्नर से रिलेटेड। सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, जो वेरियस कमीशंस हैं उन्होंने भी इस बारे में ही बात की है कि अपॉइंटमेंट गवर्नर का होना चाहिए। जैसे आज के डेट में अभी डिबेट आप सुनेंगे न्यूज़ वगैरह में, तो जो बड़े बड़े देश के वकील हैं, जैसे कपिल सिब्बल साहब और बड़े लोग, वो तो ये बोलते हैं कि गवर्नर की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, तो उसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर ये है कि भाई गवर्नर, ये कहा जाता है कि जो रिटायर्ड पॉलिटिशियन होते हैं, जो अलाइंड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको एज अ पर्क और एज अ जो उनको क्या बोलते हैं रिवॉर्ड, गवर्नरशिप दे दिया जाता है कि, और फिर वो ऑलरेडी पॉलिटिकली अलाइन होते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं, तो जब वो गवर्नर बनते हैं तो जो पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में है वो डिसीजंस लेते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि अनबायस्ड होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो करना चाहिए, ठीक। तो ये एक दूसरी इशू आता है कि भाई इतना बड़ा पैलेस रहने के लिए सारी सुख सुविधाएं, कभी आप राजभवन जाके देखिएगा तो समझ में आएगा। तो ये चीज़ें हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बड़ा कोई जो इंसान है जो गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है वो पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए। फिर
गवर्नर एंड स्टेट गवर्नर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता ही रहता है। गवर्नर कुछ करते हैं, जैसे अभी वेस्ट बंगाल में ऐसा पास हुआ था कि गवर्नर को जो है सारी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ही नहीं रहना है, चांसलर ही नहीं रहना है, ठीक है ना। आप देखेंगे यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी के में चांसलर नहीं होता, वीसी होता है हमेशा, वाइस चांसलर। तो चांसलर कौन होता है? गवर्नर होता है ना, सेरेमोनियल पोस्ट होती है, गवर्नर होता है। तो इन्होंने बोल दिया, वेस्ट बंगाल गवर्नर ने एक वो लेके आया मतलब लॉ कि वो रहेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिबेट है। ऐसे हमेशा टसल गवर्नर और स्टेट्स में चलता रहता है। आप इधर देख लीजिए, दिल्ली में एलजी भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नर ही है, उसका नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक। तो वो एलजी होता है, उसके साथ हमेशा जो पीपल्स इलेक्टेड गवर्नमेंट है आपकी, उसके साथ टसल चलता रहता है। तो ये तीसरा इशू हम देखते रहते हैं। और फिर डिस्क्रिशनरी पावर की डिबेट तो चलती ही रहती है ना। और फाइनली ये बोला जाता है कि गवर्नर जो काम करे उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो। ये इश्यूज हमेशा हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई ये इशू जो है, तो ऐसा नहीं है कि आज आर.एन. रवि ने कर दिया और कोई दूसरे गवर्नर कर रहे हैं तो इसीलिए ये इशू है। ये इशू बहुत पहले आइडेंटिफाई कर दिया गया था और इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए ये भी अलग अलग कमीशन ने अपने अपने व्यूज़ दिए थे, ठीक। अब हमारे लिए यहाँ पे क्या समझना जरूरी है कि आजकल के जो एग्जाम्स हो रहे हैं, इफ़ यू हैव गिवन APF से एग्जाम और EO का एग्जाम जो अभी रिसेंटली 2 जुलाई को हुआ है, उसमें आप देखिए दिनेश गोस्वामी कमेटी करके क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन जो है हर कमेटीज के रिकमेंडेशंस क्या है उसके बारे में भी आ रहा है। तो यहाँ से जो भी करंट में चल रहा है उससे रिलेटेड किसी कमेटी का कोई रिकमेंडेशन है तो वो चीज़ हमको समझना जरूरी रहता है। हम 3 कमेटी की बात करेंगे। सबसे पहले सरकारिया कमीशन, उसके बाद वेंकट चलैया कमीशन, देन पुंछी कमीशन। लेट्स स्टार्ट विद सरकारिया कमीशन। वी आर गोइंग क्रोनोलॉजिकली, राइट। तो सरकारिया कमीशन जो थी वो 1983 में इस्टेब्लिश की गई थी और इसका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस था कि कमीशन किस लिए इस्टेब्लिश हुआ था, टू लुक इनटू सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट के रिलेशन को कैसे एमिकेबल, अच्छा, स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैन बी डेवलप, तो ये बनाया गया था, ठीक है। तो इन्होंने इस सिचुएशन में दिया कि जो गवर्नर है वो एक कमेटी बना के अपॉइंट होनी चाहिए जिसमें कि वाइस प्रेसिडेंट हो, स्पीकर ऑफ लोकसभा हो, वे इन दोनों को कंसल्ट करके प्राइम मिनिस्टर से फिर गवर्नर अपॉइंट करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इन्होंने बोला कि भाई आप देखो, लीडर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, मतलब आप 2-3 लोगों से पूछ लो कि ये सही है गवर्नर के अपॉइंट होने के लायक, तभी अपॉइंट करो, ठीक। ये इनका रिकमेंडेशन था। नेक्स्ट रिकमेंडेशन आप देखिए, एक है नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके कमीशन बहुत जगह, इसके रिकमेंडेशन बहुत जगह कोट किए जाते हैं। इसको वेंकट चलैया कमीशन भी बोलते हैं, जो कि अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट ने 2000 में अपॉइंट किया था, है ना। इसके बहुत सारे रिकमेंडेशन है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन गवर्नर से रिलेटेड जो रिकमेंडेशन है, इसने भी बोला था कि भाई आप अपॉइंट करो गवर्नर को बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर। इन्होंने ये बोला कि जिस स्टेट में आप गवर्नर अपॉइंट कर रहे हो उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से पूछ लीजिए, ठीक, कि भाई ये पर्सन हम अपॉइंट करना चाहते हैं, आपको ठीक लग रहा है कि नहीं। वो बता देगा कि नहीं यार ये तो आपका पॉलिटिकली अलाइन बंदा है, या जो भी प्रॉब्लम है ठीक है नहीं है, तो ये उन्होंने बोला। और जो तीसरा था पुंछी कमीशन, पुंछी कमीशन बना 2007 में, है ना। और इसको भी, इसके जो हेड थे जस्टिस मदन मोहन पुंछी, है ना। और ये भी था सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए ही बना गया था। देखिए क्या होता है कि अलग अलग गवर्नमेंट आती है ना, तो उनके सामने इश्यू होते हैं तो कमीशंस बनाते हैं, उस कमीशन के बेस में फिर वो रिपोर्ट मानते हैं नहीं मानते हैं, इसलिए अलग अलग कमीशन अलग अलग टाइम पे सेम चीज़ के लिए आपको बनती हुई दिख जाएगी। तो इसने क्या बोला, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ इसने बोला कि प्लेजर डॉक्ट्रिन, जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है, इसको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो इन्होंने बोला कि इसको डिलीट कर दो, ठीक। क्यों? but back the right of governor to sanction the prosecution of minister against the advice of the state government, है ना। but back the right of the governor to sanction the prosecution of minister against the advice of the state government, मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ करता है गवर्नर तो उसको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। ये चीज़ उन्होंने कहा
प्लेजर डॉक्ट्रिन को हटा, मतलब इन्होंने कहा कि आप प्लेजर डॉक्ट्रिन को हटा दोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर जो चाहे वैसा करे, गवर्नर अभी भी अकाउंटेबल हेड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स के ही रहेगा। और दूसरी चीज इन्होंने कहा कि एक आप कमेटी बनाओ जिसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा ये रहें, और ये लोग चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट से कंसल्ट करें, उसके बाद ही गवर्नर चूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल ये हम समझ सकते हैं कि एक पॉइंट जो मेजर पॉइंट निकल के आ रहा है कि सबसे पहले तो जिस स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करना है उसके चीफ मिनिस्टर से ही पूछ लो। अगर आप पूछ लोगे, वो एग्री रहेगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये मेजर पॉइंट है। वे अहेड हम समझते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले तो रिकमेंडेशन, अगर उसको आप काम कर लेते हो उस पर तो सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि पॉलिटिकली यूज़ ना करो गवर्नर की पोस्ट को, वो किया जा सकता है। कुछ बातें और हैं वो हम देख लेते हैं कि रिव्यू ऑफ गवर्नर्स रोल एंड पावर, एक बार रिव्यू कर लो कि भाई ज़रूरत है आज के कंटेक्स्ट में या नहीं। ठीक, आप इसको अच्छे से रिव्यू कर लो। सेकेंड, पॉसिबिलिटीज ऑफ रिफॉर्म्स की आप देखो कि इनमें रिफॉर्म कैसे लाया जाए, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। ठीक, कंसल्टेशन प्रोसेस क्या, कहाँ पे, सबसे पहले तो वाइल अपॉइंटिंग गवर्नर एट फर्स्ट प्लेस, गवर्नर को अपॉइंट करते वक्त ही कंसल्ट करो। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का यूनिलैटरल डिसीजन नहीं होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर से भी कंसल्ट करे, अदर्स लीडर ऑफ अपोजिशन से भी कंसल्ट करे, तो ये एक चीज़ है ना। और फिर देखिए गवर्नर का ऐसा कोई बड़ा रोल ऐसा तो है नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेरेमोनियल पोजीशन ही है, एड एंड एडवाइस से ही चलना है। तो एक अच्छा समझदार, मतलब जिससे टसल कम किया जा सके। बेसिकली मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जो लोग हैं वो अच्छे और समझदार नहीं, यहाँ पे ये बात मानना बहुत जरूरी है कि जो भी जिस स्टेट के गवर्नर हैं, वी कांट क्वेश्चन देयर क्वालिफिकेशन। ठीक है, उनके पास इतना एक्सपीरियंस और सब कुछ होता है, वी आर नो वेयर इन फ्रंट ऑफ देम। उनका नॉलेज, जैसे केरल के, मैंने आपको बताया केरल के आरिफ मोहम्मद थे, गवर्नर हैं अभी, उनके बारे में कभी आप पढ़ेंगे, उनका सुनेंगे, स्पीच वगैरह सुनेंगे, बहुत वास्ट नॉलेज, बहुत डिटेल नॉलेज, टू द पॉइंट नॉलेज, मतलब आप अमेज्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे लोग अपॉइंट किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी अपॉइंट कर दिया जाता है। तो हमको उस चीज़ में तो जाना ही नहीं है, हमको बस ये समझना है कि भाई इशू क्या है, हमारे एग्जाम के लिए कितना जरूरी है और हमको क्या लिखना है इसमें से। ठीक, तीसरी, प्रोमोटिंग डायलॉग एंड कोऑर्डिनेशन अमंग गवर्नर, स्टेट गवर्नर। ठीक है, वही चीज़ है कि भाई गवर्नर जो है वो कुछ काम करने से पहले चीफ मिनिस्टर से पूछ लें। आप उनके ही मिनिस्टर को हटा रहे हो लेकिन चीफ मिनिस्टर से नहीं पूछ रहे हो, तो ये है कि भाई कोऑर्डिनेशन के साथ काम करो। ठीक, और एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, है ना। ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन को समझो, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है, कैसे करना है, उस चीज़ को आप समझ के काम करेंगे तो चीज़ें कभी बुरी नहीं होंगी। तो आई होप ये वीडियो था जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्या इशू है वो समझ में आ गया होगा। अगर एनी डाउट रिमेन्स कमेंट कीजिए, बताइए, वी विल रीच अप टू यू, सॉल्व करेंगे वो सारे डाउट। ठीक है, माई एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, हमारे कोर्स देखिए, और अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे। सजेस्ट कीजिए किस पे आपको वीडियोस चाहिए, और जो भी डाउट हो रिजॉल्व कीजिए। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू once again for your time and watching the video.